नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करेंगे, बात झारखंड की करेंगे। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को धमकी मिली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को धमकी मिली है। और ये धमकी जो मिली है वो ईमेल के जरिए मिली है, जिसमें से अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ईमेल के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से धमकी मिली है। इससे पहले भी सीएम को धमकी मिल चुकी है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। जो धमकी मिली है उसमें साफ तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दूं कि रांची के अब इस मामले के बाद रांची के गोंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, धारा 385 और 387 के तहत दर्ज किया गया है मामला। आपको बता दूं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, जिसमें अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसमें इस बार ये जो मेल आए हैं, ये जो धमकी आई है, दरअसल ये कर्नाटक से आए हैं। और सीएम को इसमें अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस मामले में गोंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर के तो बिल्कुल आपको बता दूं कि अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के, जिसको खुद पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ईमेल के जरिए ईमेल पर ये पूरे मेल आए हैं। सेक्रेटरी टू सीएम पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा 25 मई को दिन के 3:19 पर ये पूरे मेल आए थे। और अब इस बात की जानकारी आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि पूर्व में भी सीएम को 2 मेल के जरिए भी धमकी मिल चुकी है। और अब एक बार फिर से सीएम को धमकी मिली है। हालांकि इस पूरे धमकी मामले में सीआईडी जो है वो लगातार जांच कर रहा है। और इससे पहले जो धमकी आई थी उसको लेकर के जो 2 देश थे, 2 देश अलग अलग देशों से जो धमकी आई थी उसकी जांच कर रही है। और दोनों देशों पर पत्राचार कर रही है जो सीआईडी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इससे पूर्व जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में ये दोनों धमकियां सीएम को मिली थी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिली है, 4थी बार ये धमकी मिली है सीएम हेमंत सोरेन को। इससे पहले भी उनको कई बार धमकियां आई हैं। और इसको लेकर के लगातार जो जांच है वो जांच चलती रही। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और ईमेल के जरिए उनको धमकी दी गई। और धमकी में जो ईमेल आए हैं उसमें अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से रिपुसूदन जुड़े हुए हैं। रिपुसूदन, सीएम को धमकी दी गई है। जी देखिए, एक बड़ी मुद्दा है जो सीएम को ईमेल के द्वारा धमकी दी गई है। और हेमंत सोरेन को जान से मार देने की धमकी दी गई है। खासकर इससे पहले भी मैं बता दूं कि इससे पहले भी दो बार और भी उनको धमकी दिया गया था। बाकी इस बार भारत से ही कर्नाटक से ये धमकी भरा लेटर आया है। और इसको लेकर गोड्डा जो थाना है उसमें मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस जांच कर रही है। जो साइबर जो टीम है वो उसके द्वारा ये जांच किया जा रहा है। जो बातें आई हैं ये बहुत गंभीर मामला है। जो सीएम को इस तरह जान से मार देने की जो धमकी भरा पत्र है वो खतरनाक माना जा रहा है। और इसको लेकर खासकर डीजीपी भी बहुत ज्यादा गंभीर है और इस मुद्दे की तलाश कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह सीएम को धमकी दे रहे हैं। इससे पूर्व भी जो जांच किया गया था तो रसिया और कई साइबर से जो जांच हुई थी वो रसिया और जर्मनी का जो लिंक आया था तो उसको लेकर काफी पुलिस महकमा गंभीर है। और बार बार इस तरह सीएम का धमकी भरा पत्र आने से लेकिन रिपुसूदन सीएम को धमकी मिली है। रिपुसूदन, सीएम को धमकी मिल रही है, बार बार ये धमकियां मिल रही हैं। सीआईडी जांच की बात कही जा रही है कि जांच लगातार किया जा रहा है। और अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम भी है और उस पर भी लगातार जांचें चल रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी अब क्या कुछ तैयारी है? क्या सीएम की सुरक्षा को बढ़ाई गई है या फिर जांच की प्रक्रिया पहले की तरह ही चल रही है? देखिए, इसमें सीएम की जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ाई गई है। पहले से भी, इससे पहले भी जो धमकी भरा पत्र आया था उसको लेकर जांच जो सीएम का
कोच होता है उसको बढ़ाया गया था, सुरक्षा कर्मी को बढ़ाया गया था। और फिर इस तरह धमकी भरा पत्र आने से तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। एक सीएम को जो ईमेल के द्वारा खुलेआम पत्र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये खुलेआम पत्र आ रहा है और ऐसे में साफ तौर पर ईमेल के जरिए इस तरीके से, और वो भी एक सूबे के जो मुखिया हैं उनको इस तरीके की धमकी देना, आखिर में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी चुनौती हो सकती है। और साफ तौर पर ये चुनौती समझे, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्रियों को धमकियां आना, और वो भी, और अब एक बार फिर से ये धमकी आखिर में प्रशासन को चुनौती देता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे मामले हैं और इसको लेकर के साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चलता है। और यहां पर जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, ऐसे में अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। रिपुसुदन हमारे साथ बनी रही है, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि अब सियासी समीकरण भी अब लगातार नई अपने स्तर से गढ़ता जा रहा है। और ऐसे में झारखंड में कैबिनेट के विस्तार की बातें की जा रही है, और अब विस्तार के बाद जो बातें सामने आ रही है, फेरबदल की खबरों के बीच अब झारखंड की कांग्रेस पार्टी में संकट जो है वो गहराता दिख रहा है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब झारखंड कांग्रेस के 4 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेस के 4 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और साफ तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जो है उसके कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर अब कवायद जो है तेज हो गई है। इस वजह से सीएम खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से भी मिल चुके हैं और उनसे बातें कर ली है, जबकि झारखंड कांग्रेस प्रमुख भी दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस के 4 विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और ममता देवी दिल्ली पहुंचे और चारों विधायक दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। विधायक इरफान अंसारी ने खुद इसकी जानकारी अपने ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनके आवास में उन्होंने घंटों भर झारखंड की राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधि मंडल पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद है और केंद्रीय नेतृत्व को झारखंड की बदलती राजनीति से अवगत करा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस महासचिव से मुलाकात करने पहुंचे विधायकों ने झारखंड कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात उठाई है, ताकि उन्हें निगम और आयोग में जगह मिल सके। कुछ दिन पहले इन विधायकों ने कहा था कि झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता खुश नहीं है और उनको तरजीह नहीं मिली तो पार्टी का नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर दिल्ली जाने की जानकारी दी। अंसारी ने ट्वीट किया और लिखा, संगठन को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। झारखंड कांग्रेस को धार देने के लिए मेरे नेतृत्व में 4 विधायक उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और ममता देवी पहले झारखंड के इंचार्ज आरपीएन सिंह से भी मिले थे और अब वो बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे और अब उनकी मुलाकात जो है ये हो गई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपुसुदन जुड़े हुए हैं। रिपुसुदन, कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति भी कोई नई करवट बदलने वाली है। कैबिनेट का विस्तार होना है और कांग्रेस भी अब जगह चाहती है। देखिए निर्भय, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, झारखंड में फिर से जो कांग्रेस जो खेमे में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल, खासकर ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 मंत्रिमंडल के लोग बनाए गए थे, सारे चुने गए थे, लेकिन एक मंत्री पद खाली था और उसको लेकर खासकर कांग्रेस खेमे में बहुत ज्यादा हलचल। और मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन पहले रामेश्वर उरांव जो झारखंड प्रदेश प्रभारी है वो गए थे दिल्ली और वहां पे जाकर लोगों से मिले थे और इससे बात हुई थी। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो 12वां जो मंत्री पद है झारखंड में उसको फिर से लाने के लिए ये 4 लोगों के समीकरण, जो राजनेताओं के समीकरण होती है उस पर चर्चा चल रही थी। उसी में ये आप इरफान अंसारी की बात कहें तो या ममता जी की बात करें या राजेश कश्यप की बात करें या यादव जी की बात करें, ये चारों लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जो वेणुगोपाल जी हैं उनसे मुलाकात की है, आरपीएन सिंह से भी मुलाकात की है और इन लोगों का कहना है कि मंत्री इन लोगों में किसी जन को नहीं बनाया गया है, क्योंकि सब कोई अपना अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि ये 4 में से या और जो
जो कांग्रेस खेमे से है। लेकिन जिस तरीके से अगर ट्विटर देखा जाए, आप साफ तौर पर रिपुसूदन, जिस तरीके से अगर ये ट्विटर देखा जाए, जिस तरीके की उन्होंने बातें की है, वो कहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है खुश नहीं है। झारखंड में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है, इन लोगों का ये दावा है। देखिए, उनका दम इरफान अंसारी का जो कहना है वो लाजमी है कि कांग्रेस जो खेमे के लोग हैं वो कुछ लोग नाराज है, इसलिए नाराज है कि उनके विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ये जो चारों लोग जो दिल्ली गए हुए हैं मिलने के लिए और अपने अपने पक्ष को रखना चाहते हैं कि मुझे मिले, तो ये एक चिंता का विषय भी है। कांग्रेस के आने वाली राजनीतिक में उसको देखना होगा कि किस विधायक को दिया जाए जो बढ़िया से झारखंड की राजनीतिक और मंत्रिमंडल को संभाल सके। तो ये सारा अभी चल रहा है। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के आला अधिकारी और सारे लगे हुए हैं, आरपीएन बिल्कुल सब कोई लगे हुए हैं। लेकिन रिपुसूदन आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, रिपुसूदन आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, इन 4 विधायकों को कहीं ना कहीं, हालांकि अब तो ये कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं और कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन क्या लगता है अगर ये लोग नाराज हो गए तो फिर सोरेन सरकार को कोई संकट तो नहीं? देखिए, आने वाला जो राजनीतिक परिवेश जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। ये 4 में से अब किनको दिया जाए या 5वां कोई आ जाए तो उनको दिया, तो कोई भी हटते हैं तो आने वाला जो समय होगा झारखंड की राजनीतिक में फिर एक अलग करवट बदलेगा और ये सरकार जो है कि अल्पमत में आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि गठजोड़ और जोड़ ये सब तरफ से देखा जा रहा है और ये कयास भी लगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस खेमे में कि कोई टूटे नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस के खेमे में लगातार ये कयास लगाई जा रही है कि कोई टूटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। राजनीतिक हालात किस तरीके से बदल रहे हैं हमने उस पर चर्चा की। झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है और सरकार संकट में पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से अब कैबिनेट में विस्तार होना है और ऐसे में शामिल होने की जो बातें कही जा रही है उस पर क्या कुछ तस्वीरें पलटती हैं। लेकिन 4 विधायकों का दिल्ली में पहुंचना और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने की जो बातें हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं और क्या जो अल्पमत की बात कही जा रही है, अगर संकट हुआ तो क्या झारखंड में भी राजनीतिक संकट देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात गुमला की करेंगे। गुमला में पूर्व शिक्षा मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने चैनपुर डुबरी की सीमा से सटे सरना धर्म समाज के तीर्थ स्थली सीरा सीता धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन विभाग के द्वारा किए जा रहे कई योजनाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं इस मौके पर बंधु तिर्की के साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बंधु तिर्की ने अब जिस तरीके से झारखंड की अगर स्थितियां हैं तो उस पर साफ वो अपनी नजरें बनाए हुए हैं और ऐसे में अब उन्होंने गुमला में जाकर के वहां पर तीर्थ स्थल का निरीक्षण किया और वहां हालातों का जायजा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन सरकार जो है वो लगातार अपने स्तर से काम कर रही है, चाहे वो कोरोना संक्रमण के दौरान होने वाली विपदा हो या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्थितियां हो। ऐसे में साफ तौर पर स्थितियों का वहां पर जायजा लेने के लिए खुद अब विधायक निकले और उन्होंने वहां के लोगों का हाल जाना। का प्रचिंतन, आस्था और विश्वास का केंद्र सीरा सीता को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4,21,72,000 की राशि शुरू कर दी, संसद में स्वीकृति दे दी गई है और इसके लिए जो प्रक्रिया निविदा वगैरह भी कर दिया गया। इधर निरसा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ग्रामीण जिला भाजपा के उपाध्यक्ष सह चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। हम वैसे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज से भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है और यह कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस
6 जुलाई तक चलेगा संपूर्ण देश में। इधर जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करजोरी गांव के 2 युवक बाइक से गांव के समीप मैदान में फुटबॉल खेलने जा रहे थे। इसी क्रम में तेज गति से अनियंत्रित बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने थाना में इसकी सूचना दी। घटना पर जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी। इधर गुमला जिले के घंघरा थाना क्षेत्र में ठाकुर उरांव नामक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के बाद परिवार की हालत बेहद बद से बदतर हो गई है और सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिल रहा है। बता दें कि 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिजनों का सूद किसी ने नहीं लिया है और परिवार की हालत बद से बदतर हो गई और वो दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन उन्हें ना ही मजदूरी करने को मजदूरी मिल रही है और ना ही परिवार को अब तक न्याय मिल रहा है। अगले साल मेरा पति को गोली मार दिया गया था। उसके बाद में वीडियो आए थे और बोले कि सब कुछ सुविधा दिलाएंगे देंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। मेरा ससुर भी बूढ़े हैं, मेरा सास भी बूढ़े है। साल में हमारे बेटा के गोली मार देना से एखन 1 साल हो जाते माने वीडियो बनाए रहे और कहना कि एकदम 1 महीना के बाद सब माने वृद्धा पेंशन बूढ़ा बूढ़ी के मिली और तोर पुतों के सब मिली, कोई के कहना है कुछ नहीं मिलत। अब खबरें बिहार की। पटना में एसटीटी परीक्षा में समान अंक पाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने को लेकर के एसटीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाने की बात की है। तो आपको बता दूं कि एसटीटी अभ्यर्थी जो है वह सचिवालय परिसर पहुंचे और वहां पर खुद उन्होंने शिक्षा मंत्री का घेराव किया और हजारों की संख्या में पटना पहुंचे अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर बिहार राज्य खुदरा खाद्य कीटनाशक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने पूर्णिया शहर में गुलाब बाग स्थित भगत मार्केट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और साफ तौर पर सरकार का प्रदेश के किसानों और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के हितों में ऐतिहासिक आदेश बताया है। इससे बिहार में खाद्य की कालाबाजारी रुकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसान अधिकारियों को केवल खुदरा उर्वरक खरीदने की ही दोषी नजर आते थे। उन्होंने सरकार से अपील की कि चूंकि खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार उर्वरक कंपनी से सीधा खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को एवं पैक्स को खाद बिलिंग करने का आदेश दे। समाज, किसान, अधिकारी, अगर कोई प्रेशर होता है, कोई राजनीति होता है, कोई आवाज किसान संगठनों के द्वारा उठाया जाता है, तो डायरेक्ट खुदरा विक्रेताओं पर मुकदमा करके उसको जो है खत्म समझा जाता था। लेकिन हम लोग सरकार को कन्विंस करते रहे कि खुदरा विक्रेता यहाँ दोषी नहीं है। अगर आप किसान के हित में सोल्यूशन चाहते हैं, जड़ से सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप इसको अध्ययन करिए कि यह कहाँ दोषी है। जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक सियासत चल रही है, ऐसे में बिहार में भी एक नई सियासत चल रही है और वो है चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई। इसको लेकर के खुद पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान से अब बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के लिए चिराग पासवान को ही जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि चिराग पासवान 2 नाव की सवारी कर रहे थे। सच्चिदानंद राय से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने। पहली बात तो जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी का प्रश्न है, तो चिराग जी हैं या उनके चाचा जी पारस जी हैं, उनके भाई प्रिंस जी हैं या उनके और भी जो दूसरे जो सांसद हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है।
चिराग जी अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पाए, उनके अपने सगे चाचा और सगे चचेरे भाई ने भी अगर उनके खिलाफ बगावत की बिगुल फूंकी है, तो ये उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनसे उनमें क्या कमी रह गई। चिराग जी से बताया थोड़ी देर पहले कहा था सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है। रामविलास जी ने कैसे मेहनत करके इस पार्टी को और एक समाज के बड़े नेता बने। समाज के, वो तो हर समाज के नेता थे, हर समाज के लोग उनके सांसदों को देखिएगा तो हर समाज के लोग उनके सांसद हैं। तो रामविलास जी के विरासत को अगर संभालना होगा तो रामविलास जी की क्वालिटी भी लानी पड़ेगी। रामविलास जी जिस तरह से अपने भाइयों को, भतीजों को, दूसरे नेताओं को जिस तरह से एक तरह से कहीं सहेज कर ले चलते थे, कहीं ना कहीं चिराग जी से चूक हुई है और यही कारण है कि आज उनके ही घर के लोगों ने बगावत की बिगुल फूंकी है। तो बिल्कुल चिराग पासवान पर लगातार बीजेपी के जो लोग हैं अब वो हमला बोल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में भी एक महागठबंधन की नई रूपरेखा भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पटना लौटे सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव। लोजपा के ट्वीट पर सीएम पर बताया मास्टर प्लान। चिराग को दिखाई लालू के उपकार की याद। चिराग ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर फिर दी सफाई। बोले 100 और सीटों पर लड़ते तो 10% से ज्यादा मिलते वोट।